नमस्कार। सीएल हिमाचली न्यूज में आपका स्वागत है। एक बहुत गंभीर मुद्दा आपके पास लेकर आए हैं। मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। साफ तौर पर सरकारी क्षेत्रों में पिछले लंबे समय से एक प्रथा शुरू हुई थी, आउटसोर्स की प्रथा। ठेकेदारी के अंतर्गत बेरोजगारों को भर्ती किया जाता था और ठेकेदार जैसे ही ठेका पूरा होता था और बेरोजगार दोबारा से सड़कों पे आ जाते थे। कुल मिलाकर यह योजना सिरे तो नहीं चढ़ पाई, लेकिन आज इसकी नियमावली में एक बहुत बड़ा स्कैंडल, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और जिसका खुलासा भी किया है। हमारे साथ मजदूर नेता मौजूद हैं। पूरण चंद जी, आपका स्वागत है। पूरण चंद जी लंबे समय से आउटसोर्स के खिलाफ रहे हैं और 2012 में लगभग 12 साल पहले इन्होंने एक अनशन भी किया था आउटसोर्स के खिलाफ। लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पूरण चंद जी, क्या वो शिकायत है आपने अभी मुख्यमंत्री को और प्रशासन, राज्य प्रशासन को की है आउटसोर्स के खिलाफ? थोड़ा उस पर आप रोशनी डालिए। देखिए, काफी समय से जो है आउटसोर्स कर्मचारी जो है अपने लिए नीति के लिए जो है वो लड़ रहे हैं कि हमारे लिए कोई नीति बने, और हम भी इस प्रक्रिया में शामिल है और हमने भी काफी लड़ाई इस क्षेत्र में लड़ी है। और आज जो मुद्दा सामने आ रहा है वो एक जो इन्होंने कॉरपोरेशन बना दी है, जिसके द्वारा जो है वो आगे एजेंसियों को काम दिया जाता है, और ये उस कॉरपोरेशन के द्वारा जो है कोई नियमावली नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना कानून बना रही है। यहां बात चल रही है जो जितने भी कर्मचारी रखे गए हैं उनके लिए मिनिमम वेज तय होना है, उसका कोई पता नहीं है। उनकी छुट्टियां हैं, उनके ईएल है, पीएल है, उनके लिए जो अन्य जो भत्ते मिलने हैं, ट्रैवल जो हमारा ट्राइबल अलाउंस है वो है, टनल में काम करने वाला उसके लिए अलग से है। तो ये चीजें जो है सारी इन्होंने हटा दी है और यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ उनका एक ही कानून है, अपने हिसाब से जो भी है वो सिर्फ कंपनी को बोल दिया है कि आपने ये काम करना है। जबकि सबसे पहले जो कॉरपोरेशन बनाई गई है उसको जो भी काम होता है, कोई भी ठेका लिया जाता है, कोई भी काम लिया जाता है, उसकी पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो लेबर के अंडर की जाती है, तब सारे के सारे कानून जो है वो लागू होते हैं। मगर यहां जो है कि ना ए ने काम लिया तो उसने भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की, ना बी ने काम लिया तो उसने भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की। तो ये दोनों जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार के बीच में है। जबकि हमारा जो काम है, हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि लेबर लॉज के अंदर जो है, लेबर लॉज के मुताबिक जो है आपने काम करना है, मगर यहां कहीं भी काम नहीं हो रहा है। आज ये परिस्थितियां सामने आ गई है कि लोग जो है परेशान हुए पड़े हैं। जी, तो विभिन्न विभागों के अंतर्गत ये प्रक्रिया चलती है ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की जाने की। यह एक बड़ा खुलासा है कि नियमावली पे पाबंद नहीं है खुद ही प्रशासन और सरकार, और लंबे समय से इस प्रकार का गोरख धंधा जारी है, इस पे कड़ी कार्रवाई जरूरी है। तो पूरण चंद जी, जैसे आपने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की एक नियमावली बनाई जाती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे जब भर्तियां की जानी होती हैं तो संबंधित ठेकेदार यानी उस कंपनी को नियमावली के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना बड़ा जरूरी है और नियमों के अंतर्गत पाबंदी जरूरी है। तो ऐसे कौन से विभाग हैं या ऐसी कौन सी कंपनी है जो इस प्रकार का कृत्य कर रही है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़े से इस प्रकार की भर्तियां कर रही है और विभाग उसमें सहयोग कर रहे हैं? ऐसी कौन से विभाग हैं? देखिए, इस वक्त जो हमारी नॉलेज में 140-45 कंपनियां जो है वो आईटी में रजिस्टर्ड है, और उसके बाद जो है उन्हीं कंपनियों के माध्यम से मिलजुल करके जो है कभी सी को काम दिया जाता है, कभी बी को काम दिया जाता है, कभी सी का काम दिया जाता है। मगर हमने सभी कंपनियों से बात की है और उनका एक ही तर्क होता है कि जब हमने उनको बोला कि भाई आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो हमारे को बोलते कि हमारे पास तो हमें जरूरत ही नहीं है। मगर जबकि लेबर लॉज का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपने सरकार से कोई काम लिया है उसकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या काम मिला है और उसके काम के मुताबिक आपने कितने एम्प्लॉयज रखने हैं, वो सारा सब कुछ पूरा डाटा जो है वो वहां लेबर उसमें जाता है और लेबर का लाइसेंस आपको मिलता है। उसके बाद फॉर्म 5 इश्यू करके आपने जिस कंपनी को काम देना है उसको फॉर्म 5 इश्यू करना है। ये काम उनका है। अगर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो बनता है उसने आगे एम्प्लॉयर को काम देना है,
तो एम्प्लॉयर को जो है वो फॉर्म 5 इशू करना है, वो नहीं दिए जा रहे हैं। और जिसकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो कर्मचारियों को आ रही है। जो लोग रखे गए हैं उनका वेतन जो 15 साल जो पहले रखा गया था आदमी, उसका जो वेतन उस वक्त निर्धारित किया गया था, वो आज भी वो जो आज रखा गया बंदा उसके बराबर होता है। तो उसने 15 साल का उसका एक्सपीरियंस कहां गया? ये चीजें जो है वो सामने आ रही है। और सीनियर जूनियर का तो मतलब ही नहीं है। तो ये हमारी लड़ाई इसीलिए थी कि आपको 3 साल के बाद या 5 साल के बाद एक एग्रीमेंट दे दे, ताकि वो अपने को सीनियर महसूस करे कि नहीं, मेरे को 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, और 5 साल के बाद वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड और ये जो कैटेगरी है वो आनी चाहिए। और हम जब रखते हैं किसी को, आपने स्किल्ड मांगा तो स्किल्ड का उसको मिलना चाहिए। उसके बाद जब वो स्किल्ड 5 साल के बाद उसको हाई स्किल्ड का जो वेतन मिलना चाहिए। तो ये चीजें जो है वो नहीं हो रही है, और इसीलिए जो है कर्मचारी सारे परेशान हुए हैं। जी, ये तो बड़ा प्रताड़ना का विषय भी है और गंभीर विषय है कि जब राज्य प्रशासन स्वयं ही, संबंधित विभाग, उनका प्रबंधन जब इस प्रकार स्वयं ही कृत्य करता है तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। हालांकि निजी क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, प्राइवेट फैक्ट्री एक्ट भी लागू किए जाते हैं और वहां पर इस प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलती। इवन जो छोटे लाला की दुकान भी है उसमें भी लगा हुआ है, कोई भी पदाधिकारी या कोई नौकर है तो उसको आए साल जो है कुछ इंप्रूवमेंट मिलती है, तरक्की मिलती है। तो ऐसी दशा में हमारी जब कानूनों की अनुपालना ही नहीं की जा रही है तो अब देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य, युवा का भविष्य किस ओर जा रहा है, क्या होगा, बहुत तमाम ऐसे प्रश्न हैं। और क्या इस प्रकार के खुलासे के बाद राज्य प्रशासन कोई कार्रवाई अमल में लाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो पूर्णचंद जी, आप एक लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं इस दिशा के अंदर, तो क्या आप राज्य सरकारों से, प्रशासन से क्या मांग आपकी विशेष तौर पे अभी रहती है? देखिए, हमारी जो प्राथमिकता है वो वेतन और जॉब सिक्योरिटी, 2 चीजें जो है इस वक्त हमारे को, जो हमारे कर्मचारी वो मांग रहे हैं कि एक तो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हमारी जॉब जो जहां लगी है वो जाए ना, और दूसरी बात जो वेतन है, मिनिमम वेज जो तय किया हुआ सरकार के द्वारा, कम से कम वो तो मिले। बिल्कुल, हमारी बात कहने का मतलब ये है कि भाई जहां हम काम कर रहे हैं उस संस्था के अंदर वो सरकार के एक कर्मचारी को तो 50,000 सैलरी मिल रही है और एक को 10,000 मिल रही है, काम दोनों सेम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो है अंतर क्यों है? जी। दूसरी बात, जब हमने हर प्रकार से जो है नीचे से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखे हैं, अभी तक हमें कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया है। और हमारे लोग जो है इस वक्त बहुत आहत हो चुके हैं। आप विभिन्न विभागों में देखिए, 45,000 से 55,000 के बीच में कर्मचारी जो है वो इस सरकार के तंत्र को चला रहे हैं आउटसोर्स के माध्यम से, और जबकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। और ये स्थिति जो है आज सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारी जो है अपने हिसाब से काम करता है, मगर जो आउटसोर्स का कर्मचारी है उसके ऊपर चारों तरफ से तलवार लटकी होती है। अगर वो थोड़ा सा लेट हो गया तो उसको उसका बॉस वहां डांटेगा, दूसरा नौकरी जाने का खतरा रहेगा, तीसरा उसको एक उस तरह से देखा जाता है, हीन भावना से देखा जाता है कि यार ये तो प्राइवेट आदमी आउटसोर्स है, इसको तो हटा भी सकते हैं। जी। तो इस तरह से जो है वो हर प्रकार से जो है दुखी होता है जी। और फिर वेतन सही तरीके से नहीं मिलता है। तो ये चीजें जो है उसके सामने है। छुट्टी जाना होता है तो उसको 10 बार तो पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं कब कैसे मैं अपना अरेंज करूं ताकि मैं छुट्टी लेके जा सकूं। तो ये प्रावधान भी नहीं है, जबकि छुट्टियों का प्रावधान होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, जबकि मेडिकल की फैसिलिटी होनी चाहिए। महिला कर्मी के लिए आपने मैटरनिटी लीव रख दी है, मगर पुरुष ने क्या गलती की हुई है कि उसको आपको कोई लाभ नहीं मिल रहे। और मेडिकल की सुविधा तो सभी को होनी चाहिए। और आपके ईएसआई की ये सुविधाएं जो है होनी अत्यंत जरूरी है। और जब हम कोई काम करते हैं, ओवर टाइम हमारा लगता है, तो उसका भी हमारे को भुगतान होना चाहिए। ऐसा कोई भी वो साधन नहीं है जिससे कि हमारे को उसका कुछ मिल सके।
तो ये चीज ये जो है वो सामने आ रही है और हमने इस विषय को बड़ी गंभीरता से उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लिख के दिया हुआ है कि सर ये चीजें जो है आपके सामने पेश आ रही है, आप एक गरीब परिवार से उठे हुए, आपने वो चीजें देखी हुई है कि किस तरह से गुजारा करना पड़ता है। आज आपके सामने वो स्थितियां आ रही है, तो आप इस विषय में किस तरह से सोच रहे हैं। हमें पता है कि आपके ऊपर बहुत सी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, मगर एक जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि जो लोग, जिन लोगों ने 10 और 12,000 15,000 में अपना परिवार पाल रहे हैं, उनके बारे में सोचना भी आपका ही कर्तव्य है। और हम ये चाहते हैं कि आप इस विषय को गंभीरता से उठाएं और जो चीज इसमें पैसा नहीं लग रहा है जी, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिट मिलेंगे ताकि वो कभी किसी प्रॉब्लम में हो या मेडिकल में जा सके तो कम से कम उनको उनका पैसा ना कटे, उनका वेतन ना कटे। तो ये सुविधाएं जो उन लोगों को मिलनी चाहिए। जी जी जी, सीएल हिमाचल न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मजदूर नेता पूर्ण चंद जी हमारे साथ थे और इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, श्रम कानूनों की अवहेलना हो रही है, उसकी अनुपालना को लेकर इन्होंने एक गुहार लगाई है प्रदेश राज्य प्रशासन से, प्रदेश सरकार से, सीएम से, मुख्यमंत्री से। और साफ तौर पर जब नियमों की अनुपालना नहीं होगी तो किसी भी प्रकार की कोई भी सहूलियत किसी कर्मचारी को प्राप्त हो ही नहीं सकती। जबकि श्रम कानूनों की अनुपालना प्राइवेट फैक्ट्रीज में, निजी क्षेत्रों में हर जगह पे सुनिश्चित की गई है और वहां पर तमाम प्रकार के भत्ते, ईएसआई और छुट्टियों जैसी सहूलियतें प्रदान की जाती हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला कोई क्लर्क या किसी भी रुतबे पे तैनात कोई भी कर्मचारी आज इन सहूलियतों से वंचित है और उसका लगातार शोषण किया जा रहा है। श्रम कानूनों की अनुपालना की जानी चाहिए, जिसको लेकर के एक बड़ा मामला सामने आया है, एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। सीएल हिमाचली न्यूज के लिए विजेंद्र दत्त गौतम।